जैसे कि आप जानते हैं, पूषा संस्थान देश का एक सर्वोच्च संस्थान है कृषि अनुसंधान, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में। ये करीब 118 वर्ष पुराना संस्थान है। 1905 में स्थापना हुई थी और 1935 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया पूषा बिहार से। वहाँ पर एक धूप अंबानी जी से तब से लेकर के अब तक ये संस्थान कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा में, शोध में और प्रसार में निरंतर कार्य कर रहा है। हरित क्रांति की जननी रहा है संस्थान। और कुछ विशेष अनुसंधान जिनका मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा, और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में विशेष रूप से कैसे उनको हम महिला किसानों से, छोटे किसानों से जोड़ें और उनका लाभ बढ़ा सकें, इन बातों पर मैं चर्चा करूँगा। एक नई शोध हम लोगों ने करी है। जैसा कि आप जानते हैं, काला नमक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11 जिले आते हैं जो काला नमक के लिए जीआई के रूप में संरक्षित किए गए हैं और काला नमक को भगवान बुद्ध का प्रसाद माना जाता है उस क्षेत्र के लिए। और इन 11 जिलों में आपका गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर ये क्षेत्र आते हैं। परंपरागत काला नमक की किस्म बहुत लंबी होती थी और अक्सर गिर जाती है, पैदावार बहुत कम होती है। मुश्किल से 20-25 कुंटल एक हेक्टेयर में पैदावार होती है, तो इसे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद किस्म नहीं रही है। पिछले करीब 15 वर्षों से हम लोग इसके ऊपर शोध कर रहे थे और हम लोगों ने काला नमक की 2 बौनी प्रजातियां विकसित की हैं। अभी इसी वर्ष वो विमोचित हुई है राज्य सरकार के business. Even as we convert that as agribusiness, we should not make another mistake. And that mistake will lie in the domain of sustainability. So what we need to do now with farmers, when we want to transform them as agri-entrepreneurs, is to keep in mind 3 things. जब तक हम बाजार से नहीं जोड़ेंगे तब तक किसान को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने पिछले वर्ष काफ़ी प्रयास किया था, किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया था, लेकिन बाजार में कहीं कहीं कमी रही। और ऐसी परिस्थितियों में वालमार्ट जैसी संस्था, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान है, अगर बाजार से इसको हम जोड़ें और ख़ासकर उन देशों में जहाँ पर भगवान बुद्ध को या बौद्ध धर्म को माना जाता है भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में, क्योंकि जीआई की जो एप्लीकेशन काला नमक की है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि भगवान बुद्ध की देन है काला नमक उस क्षेत्र के लिए। तो इसमें व्यापार की एक बहुत बड़ी संभावना है, इसका सीधा लाभ छोटे किसानों को मिलेगा। इसी दिशा में जैसा कि हम लोगों ने प्रयास पहले किया था, बासमती की परंपरागत किस्में बहुत लंबी होती थी, गिर जाती थी, पैदावार बहुत कम होती थी। और अब जो उन्नत किस्में हैं बासमती की, उसमें चाहे पूषा बासमती 1 से लेकर के 1121, 1509, 1692, 1718, 1637, 1728, 1692, ये सारी नई किस्में हम लोगों ने जो विकसित की हैं, इनकी पैदावार करीब 6 टन प्रति हेक्टेयर है, 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि परंपरागत बासमती की पैदावार मुश्किल से 20-22 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती थी। इसकी वजह से बासमती के उत्पादन में एक क्रांति आई और आज हमारा देश से प्रतिवर्ष बासमती का जो निर्यात है वो करीब 38,000 करोड़ रुपए का होता है। इसमें पूषा संस्थान की किस्मों का योगदान 100% है, क्योंकि इसी संस्थान के द्वारा ही बासमती किस्में अधिक उपज देने वाली विकसित की गई। पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने 3 नई किस्म निकाली, जिसमें 2 बीमारियां विशेष रूप से जो लगती थी, जिसकी वजह से हमारा चावल निरस्त कर दिया जाता था यूरोपियन यूनियन में। हमारा निर्यात जो है करीब 6 लाख टन था 2016-17 में, और 2020-21 में घट करके 2.5 लाख टन आ गया। कारण कि एक विशेष फंजीसाइड होता है जिसको हम ट्राइसाइक्लाजोल बोलते हैं, उसका रेजिड्यू पाए जाने के कारण जो है, जिसकी लिमिट यूरोपियन यूनियन ने 0.01 ppm रखी है, जो कि निर्धारित मानक से बहुत कम है। अमेरिका में 3 ppm पे निर्यात होता है, जापान में 8 ppm पे होता है इस फंजीसाइड के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 0.01 ppm, 1 मिलीग्राम जो ट्राइसाइक्लाजोल 100 किलोग्राम चावल में। Launch this report today on this day, marking this day. It's we have a recommendation here. Prabhat, can we please have you on stage? महिलाएं जो है कृषि में उत्पादन
में बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका है। 50 से 60% कार्य जो खेतों पे है वो महिलाएं करती हैं। राइट। लेकिन महिलाएं जो हैं जब कृषि का उत्पाद को बाजार तक लेके जाने की काम होता है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग होता है, उसमें वैल्यू चेन के काम में महिलाओं की भागीदारी कम है। इसलिए महिलाओं को कार्य करने के बावजूद इकोनॉमिक बेनिफिट जो है कम मिलता है। इसलिए हम कार्य करने की कोशिश करें कि हम ये वैल्यू चेन स्टडी करें, जिसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें वैल्यू चेन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन कहाँ कहाँ पे महिलाओं का भागीदारी बढ़ सकता है। इससे हमने कई सारी और ऐसी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ भी निकाली, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट के बाद क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग का काम जिससे महिलाएं करके कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑल्सो अंडरटेकिंग एलाइड एक्टिविटीज जैसे वर्मी कंपोस्टिंग है, जैसे कि बहुत ही फ़ायदा होता है, फ़ायदेमंद एक एक्टिविटी है, वो साइड में वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर सकती है, मशरूम प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। इस तरह की तमाम नई नई एक्टिविटी जो है महिलाएं कर सकती हैं, जिससे कि उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है और वैल्यू चेन में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। ऐसा कोई प्रपोजल आपने गवर्नमेंट इंडिया से किसी कंसर्न किया है कि कोई डिस्कस वगैरह नहीं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड के साथ अक्सर इन मुद्दों में बात करते हैं। वी आर गेटिंग गुड सपोर्ट स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक विभाग है यूपी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोग्राम यूपी टास्क, उन्होंने हमको सपोर्ट किया करीब 19 FPO सेटअप करने के लिए। इसका खास करके फोकस होगा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का, क्योंकि जितना पूरा हमारा गंगा का कैचमेंट एरिया है, सो गंगा के नदी के किनारे अराउंड जो है पूरे यूपी में ये FPO जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, यूपी डास को प्रमोट कर रहा है और ग्रामीण फार्मेशन में गवर्नमेंट से पार्टनर कर रहे हैं। अभी मतलब एक तरह से छोटे स्तर पर शुरुआत हुई है हमारे देश में, लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ती है और द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम ए न्यूट्रिशन परस्पेक्टिव, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ गुड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, then the consumer is willing to pay a higher price, for these commodities. So long term में of course farmers will have benefit, लेकिन उसका पूरा वैल्यू चेन आपको प्रोडक्शन से लेके और कंज्यूमर तक पूरा वैल्यू चेन जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में या नेचुरल फार्मिंग के बारे में आप 55 FPOs जो एग्जिस्टिंग FPOs में उनके साथ कार्य कर रहा है और तकरीबन 35 नए FPO हम प्रमोट कर रहे हैं सरकार के अलग अलग विभागों की मदद से। Foundation globally. Yeah. Digital integration and digital innovations are incredibly important for women smallholder farmers, primarily because they do not have access to extension services, information, agri-technologies, and other types of financial services that men smallholder farmers primarily have. So digital innovations actually supports women to be able to access all of this through the support of agents that they typically work with already. So agents that work with other NGOs or private sector partners or FPOs. And these are the agents that work with these women to gather their feedback. Feedback is so important for women to be able to give and for the agent to also receive what is working, what is not working, so that they can shift the products and services accordingly and provides data insights for groups like farmer producer organizations to make important business decisions for themselves about women smallholder farmers. So the more they know about those clients that they're serving and shareholders that are a part of their FPO, the more they're able to ensure that their business operations can include women smallholder farmers. So digital platforms play this role of providing access to the services and products that women need, but also help involve a more inclusive business environment for women smallholder farmers. काम है कृषि में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इस बात से सब लोग वाकिफ हैं और इसी को ध्यान रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महिलाओं का कृषि क्षेत्र में क्या योगदान है इस विषय के ऊपर एक अलग संस्थान भुवनेश्वर में खोला हुआ है। और जो हम लोगों का शोध के माध्यम से विशेष ध्यान यह है कि जो क्रियाकलाप महिलाओं के द्वारा कृषि क्षेत्र में किया जाता है उसमें उनकी जो ड्रजरी है काम करने में अधिक समय तक खड़ा होना, जैसे धान की रोपाई करनी है तो झुक कर के रोपाई करनी होती है, इस तरह के जो ऑपरेशन हैं उनको किस तरह से हम यांत्रिक सुविधाओं के द्वारा उनकी ड्रजरी को कम करें इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीण संस्था जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, विशेष रूप से जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है और महिलाओं की भागीदारी को
कृषि के क्षेत्र में लेकर के इस क्षेत्र में इस संस्था का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। तो मैं विशेष रूप से ग्रामीण फाउंडेशन और दूसरे सभी जो सदस्य इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, चाहे वो BMGF हो, चाहे GIZ हो, चाहे स्विस फाउंडेशन हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, इन सभी लोगों के सहयोग के लिए कामना करता हूँ। ये जो पूरी कॉन्क्लेव है, एक तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली उनकी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादातर जो कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड है, उनके साथ ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने काम किया है पिछले 2.5 साल में एक मंडी प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें वॉलमार्ट फाउंडेशन से संबंध था। तो इस कार्यक्रम में एक सुंदर बात ये थी कि एग्जिस्टिंग FPOs के साथ काम किया गया। अभी इंडिया भर में बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें कि नई FPOs बन रही हैं।